हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं इस बार के जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर आया था उसको आज हम पढ़ेंगे। और इसका मैंने सेक्शन लिया है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये आपका पेपर 1 का है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। और आपको पता होगा कि इसमें 15 नंबर की जो है वो ईवीएस पेडागोजी आती है और 15 नंबर का स्टैटिक पोर्शन आता है जो आपकी एनसीईआरटी को कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। तो आपको पता होगा कि जो पश्मीना शॉल आपने सुना होगा, पश्मीना वूल किस एनिमल से प्राप्त होती है? हम लोगों को गॉट से मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी जम्मू कश्मीर के इलाके में पाई जाती है जहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो इन बकरियों की ऊपर की स्किन से हम पश्मीना वूल को निकालते हैं और इससे पश्मीना शॉल बनाते हैं जो बहुत ही मुलायम होती है और बहुत ही ज़्यादा पतली भी बनती है और सर्दी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए मिला था? ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मच्छरों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत। हाँ, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है या प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो रोनाल्ड रॉस ने किसके बारे में बताया और उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला? तो आपको पता होगा कि रोनाल्ड रॉस ने ये बताया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। इससे पहले लोग समझते थे कि मलेरिया जो है वो वायु से फैलता है, मतलब कि हवा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मलेरिया फैल रहा है, बट उन्हें ये पता नहीं था कि ये एक प्रॉपर मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डॉक्टर ब्योमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्स स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट, अरेंज द स्टेप्स गिवन बिलो ऑफ साइंटिफिक मेथड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें इंग्लिश को देख कर परेशान मत होइए, मैं आपको इसकी हिंदी बता दूंगी और इंग्लिश भी कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो। जब दरअसल इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन हिंदी में इसलिए हैं क्योंकि इनको जिस तरह से अटैम्प्ट किया गया है, जैसे कुछ क्वेश्चन हिंदी में अटैम्प्ट किए गए हैं तो वो आपको इस पीडीएफ में हिंदी में मिलेंगे, जो इंग्लिश में अटैम्प्ट किए गए हैं वो इंग्लिश में मिलेंगे। तो आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ना कि ये कि आप हिंदी में अटैम्प्ट करेंगे या इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप किस में देखेंगे? इंग्लिश में देख लीजिए, और अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में देख लीजिए। आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, डॉक्टर ब्योमेंट्स जो है वो डॉक्टर ब्योमेंट्स का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पाचन से रिलेटेड। ठीक है, कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम पर किया था। और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को करने में हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और किस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम पहले सीधे सीधे पढ़ते हैं कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। रिकॉर्ड रिजल्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी रिजल्ट पर हम तभी पहुंचते हैं जब हम बाकी का सारा कुछ काम कर चुके होते हैं, यानी कि जो नंबर 1 का है वो सबसे लास्ट में आएगा। अब आप इसमें देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है लास्ट में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं प्रपोज अ हाइपोथेसिस, मतलब आपको एक परिकल्पना का निर्माण करना है। ठीक है, आस्क एक क्वेश्चन पूछेंगे। टेस्ट द प्रेडिक्शंस, जो मतलब जो संभावनाएं बन सकती हैं किसी भी परीक्षण को करने में, उनको हम टेस्ट करेंगे। मेक प्रेडिक्शंस, हम प्रेडिक्शंस को बनाएंगे। तो आप बताइए कि आप पहले प्रेडिक्शंस को बनाएंगे या पहले टेस्ट करेंगे? तो पहले हम प्रेडिक्शंस को बनाते हैं कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब एजम्पशन करते हैं कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये पॉसिबिलिटी है। पहले आप सोचेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है, उसके बाद आप उसका टेस्ट करते हैं। तो यानी कि 5 नंबर पहले आएगा और 4 नंबर बाद में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो आपने देखा कि मच्छरों से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो अब आप बताइए कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं? मलेरिया फैलता है क्या? बिल्कुल। निमोनिया? जी नहीं। निमोनिया आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में बच्चों को अक्सर हो जाया करता है और ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी नहीं है। डेंगू? बिल्कुल, डेंगू का मच्छर होता है। चिकनगुनिया ये भी मच्छरों से होता है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजैक्ट EVS इन प्राइमरी क्लासरूम्स। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन किसका है, ये पेडागोजी का है, वो भी EVS की पेडागोजी का। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको किस तरह से करनी है, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी जब क्लियर होगी आप इन क्वेश्चंस को तभी अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक जैसे ना तो कभी आपको किताबों से सीधे उठा के दे दिए जाते हैं, ठीक है, ना ही आपको कहीं प्रीवियस ईयर में रिपीट कर दिए जाते हैं। अब देखिए रिपीटिशन का तो आप भूल जाइए, क्योंकि पेपर हो गया है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में शिफ्ट्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। अभी ये वाला जो ऑनलाइन हुआ था इसमें दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और फिर जनवरी तक ले गए थे, तो कितनी शिफ्ट्स होती हैं, कितनी शिफ्ट्स में पेपर होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट तो नहीं होंगे, और रिपीट भी हो जाते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा कि किसके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ना, और धीरे धीरे लेवल इसका हार्ड करते जाएंगे वो। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखिए, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजैक्ट EVS इन प्राइमरी क्लासरूम्स। तो आई होप आप इसके, जैसा कि इसमें टिक तो पहले ही से दिखाए जा रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिरकार इसका आंसर ये कैसे हो गया। देखिए EVS को हमें पढ़ाना है प्राइमरी क्लासरूम्स में, यानी कि 1 to 5 को पढ़ाना है हमें, ठीक है, और 1 to 5 को पढ़ाने में हमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, लिखा है ना मोस्ट सुटेबल मेथड टू ट्रांजैक्ट EVS इन प्राइमरी क्लासरूम्स। तो बच्चों को हमें ऐसे सिखाना है जिसमें बच्चे भी इंगेज रहें, बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछें, डिस्कशन करें, हम उनसे क्वेश्चन पूछें, बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछें, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, ठीक है, और बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो इसमें सिर्फ एक ही मुझे मेथड सही लग रहा है कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। चॉक एंड टॉक को हम अवॉइड करेंगे, लेक्चर मेथड को भी अवॉइड करेंगे, जग एंड मग तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो यानी कि जो EVS है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो सिंपल सा आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए जल्दी से। पहला तो ये हो गया कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम साइंस को भी पढ़ाते हैं और सोशल साइंस को भी पढ़ाते हैं और EVS को भी पढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हम इसको सही टिक कर देंगे। तो अभी हमें 3 ऑप्शन और दिए गए हैं ना, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान के बारे में बोल रहा है, इसमें पर्यावरण शिक्षा के बारे में बोल रहा है, इसमें तो कुछ अलग बात हो रही है। तो इन तीनों को ही हम अवॉइड करेंगे और हम अपने आंसर के लिए क्वेश्चन, मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है उसको चुनेंगे, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और आपको हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना है, जो ज़्यादा सुटेबल रहे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर कीजिए। ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसे याद किया तो आप इसे कर पाएंगे। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो जहरीले सांपों के बारे में बताया गया, 4 तरह के होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए, उसी में से आपको टिक करना है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, नहीं है, ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, नहीं है, यानी कि पाइथन जो अजगर होता है वो आपका जहरीला नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट निगल लेता है, डायरेक्ट निगलता है, काटने का चक्कर मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सीधा शिकार पेट के अंदर। और बाकी के जो आपके हैं ये रसल वाइपर, डुबोइया, कैरेट, ये जो हैं ये जहरीले होते हैं, और जब ये काटते हैं यानी कि डंक मारते हैं, जो इनके ये डंक मारते हैं, तो ये आपको दिखता होगा, ये 2 निशान पड़ जाते हैं शरीर पर, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या रियलिटी में भी देखा हो। तो इनको क्या बोलते हैं, डंक क्या बोलते हैं, जो ये मार देते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है वो जहर होता है, ठीक है। तो ये मैं बना देती हूँ सांप, इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, चलिए इसको हटाते हैं, आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो जो ये 2 डंक मारते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, जहर, इन्हीं से जहर ट्रांसैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो इनको क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैंग्स, फैंग्स बोलते हैं, इनको याद रखिएगा इंग्लिश वर्ड को, हिंदी में कुछ भी आ सकता है, तो इंग्लिश में याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन EVS इज़, जब भी हम EVS बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ाएं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएं, हमें उसका असेसमेंट करना होगा कि हमने बच्चों तक कितनी नॉलेज को पहुंचाया है, बच्चों ने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ सीखने में वो, कितना कुछ हम उन्हें सिखाने में असफल रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमें असेसमेंट करना है। उसके इंडिकेटर होते हैं, किस किस बेस पर आप बच्चों का आकलन करेंगे। तो इसमें लिस्टिंग करेंगे, लिस्ट बना के देखेंगे, स्टेटिंग करेंगे, या ठीक है, या डिस्कशन करेंगे, या आप रिकॉल करवाएंगे। ठीक है, रिकॉल में मतलब क्या है कि जो पिछला पढ़ा दिया गया है उसको हम पूछेंगे, अगर बच्चे बता पा रहे हैं तो
दिया गया जो ज्ञान है वो उन तक जा रहा है, नहीं। तो ये तो रटंत विद्या पे जोर हो गया एक तरह से हम देखें तो। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब इसका जो इंडिकेटर रहेगा वो डिस्कसिंग रहेगा, क्योंकि डिस्कशन में दोनों तरफ की बातें हम सुनते हैं, मतलब बच्चे हमसे पूछते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं, तो इससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो अपर प्राइमरी है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक आप चीज़ याद रखेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है और अगर हम उसको जलाते हैं और वो पूरी तरह से जल जाती है, ठीक है, पूरी तरह से वो जल जाती है, तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? तो रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस रिलीज़ होती है। बट अगर वो पूरी तरह से नहीं जलती है, उसका हाफ कंबशन होता है, ठीक है, तो उसमें से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, आपको याद रखना है ये CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आंसर में मतलब इंग्लिश में अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, बट जब मुझे इंग्लिश में उनकी बात समझ में नहीं आई तो मैंने हिंदी को प्रेफरेंस दी। आपको इस चीज़ को लेकर इशू नहीं करना है कि आप इंग्लिश में ही करेंगे। अगर हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट आपको हिंदी में दिखाई दे जाएँ जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप सही आंसर को पिक कर पाएँ। तो आप इस चीज़ पर रहिए कि आपको आंसर को सही टिक करना है, ना कि इस चीज़ पर रहिए कि आप इंग्लिश में मिले चाहे हिंदी में मिले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, यानी कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए क्या कार्य करेंगे शिक्षक? ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट बच्चा है आदित्य, वो हमें उसको पढ़ाना है, ठीक है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही आती होंगी, तो वो कुछ नया सीखना चाहता है, तो उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कैसे होगी? तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सही ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। क्या हम उसे अधिक प्यार देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई होशियार बच्चा है तो आप उसे प्यार करेंगे, और जो कुछ नहीं जानता क्या उसकी पिटाई कर दो? ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ये भी सही नहीं है। क्या हम उसे क्लास का मॉनिटर बना देंगे? ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। तो सबसे सही आंसर इसका यही है कि हम उसे कुछ विशिष्ट सामग्री ऐसी उपलब्ध कराएंगे जिससे उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, उसका जो नॉलेज है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। क्लास 3 का एक बच्चा है, उसको हमें क्या सिखाना है? मैपिंग सिखानी है। मैपिंग आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें क्या करना है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसके बीच के जो रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ रही हैं उनका हमें क्या करना है? मैपिंग करनी है। मान लीजिए यहाँ पे पेड़ बना दिया, कोई मंदिर है बीच में, कोई गली है, ठीक है, कोई पार्क है, तो हमें वो सब चीज़ें जब दिखाएंगे हम किसी पेज पर, तो हम बोलेंगे कि हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्लास 3 के बच्चों को मैपिंग सिखाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? चलिए उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। हम ये बोल देंगे कि आप ऐसा करो बच्चों, अपनी क्लासरूम का ही चित्र बनाओ, तो ये तो ड्राइंग बन जाएगी। और उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी ड्राइंग हो जाएगी। और अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सही अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही है, उनसे उनके घर से स्कूल का जो रास्ता है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तो ये सबसे सही रहेगा, बच्चे के लिए आसान भी होगा और उसे काफ़ी समझ में भी आएगा, क्योंकि घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर जा रहा है, तो वो समझ पाएगा कि बीच बीच में बीच रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन क्लास 5 चैप्टर है क्रॉस दी वॉल, ए टीचर RF अलाउज स्टूडेंट्स टू शेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्पोर्ट्स दे प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हिज अटेम्प्ट्स। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्लास 5 में एक चैप्टर है क्रॉस दी वॉल। इस अक्रॉस दी वॉल का मतलब क्या है? इसमें देखिए, अक्रॉस दी वॉल यानी कि एक वॉल है, अब इस वॉल को हमें क्रॉस करना है। लेकिन ये वॉल किसकी है? ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप की वॉल है, यानी कि जो रूढ़िवादिता होती है कि लड़कियां इस काम को कर सकती हैं और लड़के सिर्फ इस पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं, तो वो रूढ़िवादिता आज के ज़माने में टूट चुकी है। जैसे हम पहले मानते थे कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, जैसे कि क्रिकेट को ले लेते हैं, तो उसमें बॉयज़ अच्छा कर सकते हैं, बॉयज़ ही खेल सकते हैं, बॉयज़ का एक गेम है, तो ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते होंगे कि जो वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम है वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और हम जैसे कि एक मानना होता था कि खाना जो है वो सिर्फ लड़कियां ही बनाती हैं, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ भी देखे होंगे जो मेल हैं। ठीक है, यानी कि मतलब ये निकल रहा है पूरी बात का कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हमें
जो जेंडर स्टीरियोटाइप की दीवार है उसको हमें क्रॉस करना है। इस चीज़ को हम यानी कि हम लड़कियां और लड़कों को दोनों को सेम समझेंगे, मतलब कि जो हम उन्हें सिमिलरिटी देंगे, ठीक है। कोई भी काम है तो उनमें दोनों को हम सिमिलर ही रख रहे हैं, ठीक है। टीम बना रहे हैं, टीम मेकिंग कर रहे हैं, हम बच्चों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, इस गेम को सिर्फ लड़कियां खेलेंगी, लड़के खेलेंगे। तो ये चीज़ें हम अवॉइड करेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए हम बच्चों के लिए क्या करेंगे, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज़, ऐसे ऐसे इश्यूज़ बताएंगे कि आप पायलट बन रही हैं लड़कियाँ, है ना। तो आपने देखा होगा कि फाइटर प्लेन्स तक गर्ल्स उड़ा रही हैं आज के ज़माने में। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप टूट चुका है। तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाई मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली। देखिए इसमें बताया गया है कि सिंचाई के बारे में पूछ रहा है, यानी कि एक पौधा है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रिप करके एक ट्यूब बना दी और एक ट्यूब में क्या जो है ड्रिप करके पानी जा रहा है और जो जड़ों तक जा रहा है, पौधे की जड़ों तक जा रहा है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, या एक पौधा जो है उसमें हम ढेर सारा पानी डाल रहे हैं एक साथ, यानी कि जो उसकी मिट्टी है पूरी पानी में एकदम डूब सी जा रही है, तो वो मेथड सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो आप बताएंगे कि ये वाला मेथड सबसे सही है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, पानी भी मिल रहा है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि जितनी उसे ज़रूरत है उतना ही मिल रहा है। तो इस मेथड को कहते हैं हम ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन ईजी है, चलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, उसको ध्यान से पढ़ें, उसका आंसर बहुत आसानी से निकल आता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होते हैं। अब ये क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब जहाँ पर बच्चों को हम सेंटर में रखते हैं, बच्चों के ही मतलब कि बच्चों को हम अवसर देते हैं, ठीक है। उनको हम एक्टिविटी कराते हैं, उनका हम क्रिएटिव डेवलपमेंट करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें सारी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें आएंगी बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, विद्यार्थियों को अवसर देती हैं कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें और प्रश्न करें। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बच्चा कंप्लीट इंगेज्ड है, तो ये ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा। बट हम आगे भी बढ़ेंगे। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है। कंट्रोल की बात करते हैं तो ऑप्शन वहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, विद्यार्थियों से कह दिया कि आप भी लिखो, तो भाई टीचर तो ये लीपापोती कर रहा है, तो ये भी आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 पर चलते हैं। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उसका पालन करने। मान लीजिए टीचर ने कुछ करने के लिए कहा बच्चों से कि आप हैंड राइटिंग लिखिए, या मैंने जो ये लिखा है इसको आप कॉपी पे उतारिए। तो ये बच्चे को सिर्फ वो आदेश दे रहा है, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। जो वो बोल रहा है बच्चों से करने के लिए, बच्चे उसे करते जा रहे हैं और टीचर खुश है, टीचर पे कोई मेहनत ही नहीं लग रही है, बच्चे का डेवलपमेंट तो वहीं का वहीं है। तो इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा 14 का ए। आगे बढ़ते हैं। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया मलेरिया के ऊपर। तो आपने, जैसे कि मैंने भी बताया कि रोनाल्ड रॉस जो हैं उन्होंने बताया कि मलेरिया एक मच्छर से होता है, ठीक है। और इसके उपचार के लिए बताया गया है कि इसका उपचार जो है वो कुनेन से किया जाता है। कुनेन दवा सुनी होगी आपने, ठीक है, कुनेन दवा से किया जाता है। तो कुनेन दवा किससे मिलती है, यही दवा मिलती है सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाली जाती है कुनेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा छाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। तो कौन सा नाटक सबसे सही रहेगा। धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, यानी कि स्लो लर्नर है, लर्निंग तो कर लेता है लेकिन उसे समझाने में चीज़ों को टाइम लगता है, धीमे धीमे समझ पाता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पारंपरिक नाटकीय विधाएं। पारंपरिक नाटकीय विधाएं क्या होती हैं, जिसके कल्चर में जहाँ वो रहता है, जो भी नाटक विधाएं होती हैं उनके थ्रू हम सब्जेक्ट को हम किससे जोड़ेंगे, जो नाटक का सब्जेक्ट है उसको उसका सिलेबस है उससे उसे कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, ठीक है।
पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं। जैसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी हमें याद रह जाती है, बट हमने आज पढ़ा है तो हम कल भूल जाते हैं क्या ये हमने कल क्या पढ़ा था। सीधी सी बात है, जो चीज़ हम देखते हैं जिसमें हमारी इंद्रियां ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं तो वो हमारे जहन में ज़्यादा समय तक बनी रहती हैं चीज़ें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, आई मीन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। क्लास 1 का बच्चा है, तो क्लास 1 का बच्चा आप समझ सकते हैं, उसको रटवाएंगे तो नहीं। आप किस पर जोर रहेगा कि वो चीज़ों को देख कर समझे, ठीक है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उन क्लास 1 के बच्चों को कहाँ ले जाएं, जू में ले जाएं और उनको दिखाएं कि ये जानवर हिरण है, ये इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, ये हाथी है, ये इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो आसानी से सीख जाएगा, समझ जाएगा और उसे याद भी बना रहेगा। क्लास 1 का ही तो स्टूडेंट है। विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, तो आप बताइए कि क्लास 1 के विद्यार्थी के लिए ये पॉसिबल है? अगर वो बना भी लेता है तो क्या उसे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी? नहीं। जानवरों के नाम बताएं, नाम बता देगा, 1-2 नाम बता पाएगा। क्या उनकी सारी क्वालिटीज़ गिना पाएगा? नहीं गिना पाएगा। रंगीन चित्र बनाएं, देखिए रंगीन चित्र दिखा सकते हैं आप उसे, लेकिन ये ऑप्शन तब हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं जब हमें ऑप्शन नंबर 1 ना दिया गया होता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, तो ये ज़्यादा बेटर है कि बच्चों को डायरेक्ट हम एक्सपीरियंस डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है इनसे। तो ये ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। People who have been living in forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, जो लोग हैं जो फॉरेस्ट में 25 साल से रह रहे हैं, कितने सालों से? 25 सालों से रह रहे हैं, उनका अधिकार है उस फॉरेस्ट की ज़मीन पर और जो भी उस फॉरेस्ट पर उगता है उस पर। ये किस एक्ट में बोला गया? तो ये एक्ट में बोला गया था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के एक्ट में बोला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, रिएक्शन देने में करती है, या पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, की टर्म को पकड़ रही हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है? रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। और थर्ड में बात कर रहे हैं याद करने की, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, तो आप हमेशा कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाते हैं जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा सीख सके। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ये सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप एंड ईट्स इंसेक्ट्स। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जो क्या करता है? अपने जाल में कीड़े मकोड़ों को फंसाता है और उन्हें खा जाता है। पिचर प्लांट, घटपड़ी पौधा, सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। इसे नेपेंथीज भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 21 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अबाउट दी हनी बीज। हनी बीज के बारे में बताया गया है। ऑप्शन चुनेंगे। ओनली द क्वीन बी लेज द एग्स, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो रानी मक्खी होती है सिर्फ वही अंडे देती है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीज हैं उनका कोई भी योगदान नहीं होता है किसी काम में। ऑल फीमेल बी लेज द एग्स, सॉरी ये चीज़ तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली गई है। एक सेकेंड, ओनली द क्वीन बी लेज द एग, ये बात सही है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज द वर्कर, ये बात भी सही है, ठीक है। ऑल फीमेल बी लेज द एग्स, क्या सभी फीमेल बी एग्स देती हैं? नहीं। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि सिर्फ क्या करती है? क्वीन भी देती है। द वर्कर बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द हाइव। जो वर्कर मतलब जो काम करती हैं वो क्या करती हैं? वो फूड लाती हैं और कहाँ फूड लेने जाएंगी और फूड को कहाँ लाएंगी? बी हाइव में लाएंगी, यानी कि बी हाइव जो उनका वो क्या बोलते हैं, जो घर बनाती हैं उनमें उसमें ले जाती हैं। यानी कि ये अगर उनका घर है, मान लीजिए ये अंदर घर है, तो यहाँ पे रहेगी रानी मक्खी और जो वर्कर रहती हैं वो काम करती रहती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो जब हम वर्षा के पानी को फ्यूचर के लिए संचित करते हैं, आप संचित करने को नॉर्मल भाषा में इकट्ठा करना बोल सकते हैं, लेकिन जब इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वर्षा के पानी का संचयन लिखना पड़ेगा। क्या?
आप वर्षा के पानी को संचित करेंगे। क्या लिखेंगे? संचयन। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, इसके साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही लग रहा है, वर्षा के पानी का संचयन। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक भी यही किया था और यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। An EVS classrooms would be a happy classroom. Which one of the following statement is true in this regard? तो कोई भी क्लासरूम हो वो हैप्पी, और हैप्पी से मतलब ये है कि जिसमें बच्चे इंगेज रहेंगे, बच्चों का डेवलपमेंट होगा, बच्चे बोर फील नहीं करेंगे, तो उसमें उनका, तो वही उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चंस एंड डू एक्टिविटीज़। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी क्या आप पढ़ सकते हैं, इसमें डिसिप्लिन का दिया गया है। देखिए मैं बता देती हूँ एक बार जल्दी से। जैसे कि इसमें बताया गया है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टीचर रिमेन्स हैप्पी, टीचर को हैप्पी करना है नहीं। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट के नीचे लाइन कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो क्या वो सही रहेगा बच्चों के लिए? नहीं, वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें बच्चे बोर फील करेंगे और समझ में भी सबको आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। फील्ड विजिट्स आर इम्पॉर्टेंट इन EVS टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर सच विजिट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को अगर हमें कुछ डायरेक्ट एक्सपोजर देना है तो हम उनको उस जगह पर ले जाएंगे। ठीक है, हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बाहर ले जाएंगे। EVS पढ़ा रहे हैं तो कक्ष के जो अधिगम है, यानी कि जो क्लासरूम की लर्निंग है, उसको हम बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे। ठीक है, जिससे उनका जो ज्ञान है वो स्थायी रहे। तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन ये रहेगा, देखिए पहले सबको पढ़ देते हैं। गोइंग टू अ डिस्टेंट एंड वेल नोन प्लेस, हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस पर कोई जगह है और जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम वहाँ पर बच्चों को ले जाएं। या तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम ये कर सकते हैं गोइंग टू प्लेस नियर द स्कूल, जो स्कूल के ही पास में कोई जगह है वहाँ पर हम जाएं विद प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। हम पहले से ही प्लान करके जाएंगे कि हमें बच्चों को ये चीज़ दिखानी है। बच्चों से हम बताएंगे कि आप वहाँ पर अपनी नोटबुक ले जाएंगे, पूरा बैग भर के नहीं ले जाएंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है बच्चों को। बच्चे अगर जू में जा रहे हैं तो बच्चे जो है जानवरों के लिए भोजन नहीं ले जाएंगे, हो सकता है अटैक कर दे या कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हो जाएं जो बच्चों के लिए सही ना हो। तो हम प्री प्लान करेंगे, पहले बच्चों को समझाएंगे, गाइड करेंगे, उसके बाद हम बच्चों को वहाँ पे ले जाएंगे, वो भी पास में। ठीक है, लिखा तो है इसमें प्लेस नियर दी स्कूल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चुनना है तो हम सबसे सही इसके ऊपर पास चले जाएंगे। मुझे एक ही पॉइंट चाहिए, किसी भी चीज़ को आपको सही लगेगा या गलत लगेगा तो आप छोटे से पॉइंट से समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन जो है सही है। झूम फार्मिंग के बारे में कौन नहीं जानता। देखिए झूम फार्मिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। इसमें क्या होता है कि पहले खेत को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, पहले खेत को काट देंगे, जो वहाँ पे फसल है उसको काट दिया जाता है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, झूम फार्मिंग बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीपिंग ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत जो हैं ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। तो ये स्क्वेरल है, गिलहरी। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देना है तो कौन सी युक्ति ठीक रहेगी, यानी कि बच्चों को हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है। तो इसका देखते हैं, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। इसमें बच्चे बोर हो जाएंगे, कितना पढ़ेंगे, हमें अनुभव देना है। ठीक है, अनुभव देना है यानी कि हमें एक्सपोजर करवाना पड़ेगा। देखते हैं, भाषण देना भी ठीक नहीं रहेगा। प्रवासी पक्षियों के बारे में, देखिए लघु चलचित्र चलाना तो ठीक है, चलो हमने शॉर्ट फिल्म्स दिखा देंगे, बट प्रवासी पक्षियों के बारे में इसमें केवल एक स्पीसीज़ की बात हो रही है, जबकि हम बता रहे हैं जैव विविधता में बहुत सारे पक्षियों की, मतलब हर तरह की टाइप की हम बात करेंगे। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाएंगे तो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, डायरेक्ट अनुभव मिलेगा और बच्चे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे देख करके किस तरह के पक्षी हैं, क्या किसकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए क्या उपयोग होता है। वर्मी कल्चर सभी ने सुना है, वर्मी कल्चर में केंचुओं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाद बनाई जाती है, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग बताइए। तो सीधा से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंचुआ। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड, ये मैंने आपको बताया है कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैसे वो डंक मारता है
उनको हम बोलते हैं फैंग्स। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। वंश वृक्ष क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं वंश वृक्ष क्या होता है। ठीक है, तो वंश वृक्ष में देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये नीचे वाला, ठीक है, ये मान लीजिए कोई 1 नंबर, हम उसको 1 दे देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये आप होगा, ये आपकी सिस्टर होगी, ये आपका भाई हो गया। इसके ऊपर क्या रहे होंगे, इसके ऊपर रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक जो है स्टेज, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। इसमें आपके फादर हैं, मदर हैं, चाचा चाची, बुआ, ये सब हो गई। ठीक है, रीजनिंग पढ़ते होंगे आप तो आपको पता होगा। इसके बाद क्या हो गया, एक स्टेज और ऊपर हो गई, इसमें क्या हो गया, आपके दादा दादी, नाना नानी। ठीक है, तो ये जो है वो वंश बन गया एक, यानी कि ये पीढ़ियाँ बन गई। ठीक है, तो ये तीसरी पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये आपकी पहली पीढ़ी है। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे फिर। ठीक है, और जो इस वाली पीढ़ी है, मतलब ये फादर ये वाली जो है ये फादर मदर में काउंट हो जाएंगी, और फिर ये बच्चे बन जाएंगे। तो ये पूरा चलता है आपका ट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए इस ट्री में से, जैसे कि ये आपके फादर हैं, ये आपकी फादर की सिस्टर हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका और आपके फादर की सिस्टर का क्या रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फादर की सिस्टर हैं ये आपकी बुआ लगी, बुआ ही तो हुई। तो ये आप क्या बता पा रहे हैं, आप संबंधों के बारे में बता पा रहे हैं कि आपका किस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ये आप किसकी हेल्प से बता पा रहे हैं, ये आप वंश वृक्ष, यही एक वंश वृक्ष होता है, इसके माध्यम से आप बता पा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में ऐसा नहीं है। ये पूरी पीढ़ियों तक की कहानियों को बता देता है ये वंश वृक्ष। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में बिल्कुल नहीं। जहाँ भी केवल लगे एक्सट्रीम में चला जाता है तो वो ऑप्शन गलत होता है। यह संयुक्त परिवार उनके संबंधों के बारे में है। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस कैसे लगे, थोड़े ख़तरनाक लगे आपको, यहाँ इजी लगे, मॉडरेट लगे, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो मैं सोच रही हूँ मैथ का या इंग्लिश का जो पेपर आया था आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में, उसको कवर करूँगी। आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं किस पेपर को देखना चाहते हैं, किस सेक्शन को देखना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।